कौन ये कहता है कि सिक्योरिटी जो है वो अगर एक मिनिस्टर का घर पे पाला हुआ कुत्ता अगर किसी गाड़ी के अंदर रीवो में सवार हो तो उसके साथ 2 पुलिस की मोबाइलें चलें। शाहरुख जतोई जैसे कितने वडेरों के ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल मूवमेंट यूज होती है। हम न्यूज देखते हैं, सारे वी आर वेल अवेयर, कराची की आवाम बाशऊर है। उस न्यूज में क्या कहा जाता है कि शहर कराची में दफा 144 का निफाज कर दिया है। दफा 144 की निफाज के बाद असली की नुमाइश पे पाबंदी लगा दी। तो जब असली की नुमाइश पे पाबंदी हो गई है तो यहाँ वाले असली की नुमाइश कैसे होगी जब वो नजर नहीं आए। मैं सुना 75,000 रुपए दो असले डीलर को, 2 दिन बाद लाइसेंस ले लो। मेजॉरिटी में आपको आम लाइसेंस डीलर्स उठाकर ऐसे दिखाऊं, 1.5 से 2 लाख लोगों के साथ इसी 75,000 रुपए की एवज बहुत से डिफॉल्ट हुए। किसी को बलूचिस्तान लाइसेंस दे दिया है, किसी को जाली लाइसेंस दे दिया है, किसी की एंट्री नहीं हुई भी। सर क्या समझते हैं ये जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, इसके जिम्मेदार वकील हैं या आपके जज? सीधी बात है, कौन वकील चाहेगा कि वो अपनी क्लाइंटेज खराब करे। लेकिन जजेस की एक डॉक्ट्राइन है कि 100 गुनहगार जो हैं वो बरी हो जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अदालतों में 20 लाख से ज़ायद जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। वो क्या वजह है, किसकी वजह से ये केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, और इसके अलावा अगर हम कराची की बात कर लें तो कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं और रोज़ बरोज़ इनकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। कराची में असला लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाए और बनाने के बाद कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाए, इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर खैरियत से, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 20,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, क्या वजूहत है? फराज भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि एमएम पॉडकास्ट ने आज बड़े अहम मौजू के ऊपर ऑन एयर हमें लिया अपने साथ। देखें, 20 लाख केसेस जो अदालतों में पेंडिंग हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कहीं पर तारीखें जो हैं वो ज़्यादा मिल जाती हैं, कहीं पर जो है वो इस तरीके की हरबे इस्तेमाल हो जाते हैं दूसरी साइड की तरफ से, जिसकी वजह से डेट्स जो हैं वो इसलिए प्रोलॉन्ग भी कर दी जाती हैं कि कहीं पर ऐसा चीज़ ना हो जाए कि दैट द पर्सन इज फीलिंग कि उसको जो है वो जस्टिस देर में मिल रहा है या फिर वो एक्सेस टू जस्टिस से जो है वो डिप्राइव हो रहा है, कि उसका जो एक फंडामेंटल राइट है एक्सेस टू जस्टिस का वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। इस वजह से एक हमारा, आप कह सकते हैं, अगर मैं भी बाहैसियत शहरी ये बात कहूँ और थोड़ी देर के लिए अगर अपने प्रोफेशन को हटा के ये बात कहूँ, तो इस बात में हम बिल्कुल कहीं पर इत्तेफाक करने के लिए हम जो है हक बजानिब होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये सिर्फ निज़ाम अदलिया का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमारे सारी जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनकी भी कहीं ना कहीं फॉल होती है। अदलिया की तो एक बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको जल्द अज जल्द केसेस का डिस्पोजल देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा सेंसिटिविटी का केस है, कोई ऐसी सीरियसनेस का केस है जिसके अंदर जो एग्जामिनेशन है अंडर द रेफरेंस ऑफ द लॉ या अंडर द रेफरेंस ऑफ द स्टैट्यूट, उसकी रोशनी में, इन द आई ऑफ द लॉ के वो रेफरेंस क्या कहता है, उसकी रोशनी में अगर टाइम लग रहा है तो उन केसेस के ऊपर हम तमाम चीज़ों के ऊपर बहस भी कर सकते हैं, जिरा भी हो सकती है। लेकिन जो स्पेसिफिक 20 लाख केसेस हैं ये ऑल ओवर आपने कोर्ट्स बताए हैं, तो इसके अंदर तमाम अदालतों का ये एक मेरी तरफ से एक मेरी नाकस राय होगी, बीइंग अ प्रोफेशन, जो मेरा प्रोफेशन है एज एन लॉयर, तो मेरी ये राय है कि इन 20 लाख केसेस का अदालती निज़ाम को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उस मैकेनिज्म में ये वाजे होना चाहिए कि ये कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इन कैटेगरीज के जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल्स इतने इतने टाइम में होगा। और अब जो है, क्योंकि देखें 20 लाख केसेस पेंडिंग अदालत की अकेले की, ये जो आप कह लें नेग्लिजेंसी, इसलिए भी फॉल नहीं होती है। हमारे मुल्क में आज तक हम देखें पेपर वर्क पे चल रहे हैं, हमारे मुल्क में फाइल्स जो हैं आज तक बाय हैंड मैनुअल तैयार हो रही हैं। बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप यहां से बाहर बांग्लादेश भी चले जाएं तो बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, आपके पास जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मैनेजमेंट आ जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जुडिशल काउंसिल्स हैं, जुडिशल कमीशंस हैं, आया कि वो सुप्रीम जुडिशल वो हो या फिर प्रोविंशियल जुडिशल हो, उन्होंने एक ये मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है कि अब आप अपने केसेस की अपडेट ऑनलाइन भी देख सकते हैं, एक थ्रेशहोल्ड भी दे रहे हैं कि इतना थ्रेशहोल्ड है जो आपको डिस्पोजल देना है, बाकी काम हुकूमत का है।
देखिए, अदालतों का काम है केसेस का डिस्पोजल देना, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि जितनी जल्दी इस सिस्टम को जदीद करेंगे तो अवाम और अदालतों के बीच में ये जो पेंडेंसी है ये बहुत जल्दी कम होगी। सर क्या समझते हैं ये जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, इसके ज़िम्मेदार वकील हैं या आपके जज? देखिए, वकील जिम्मेदार इसलिए भी नहीं होते क्योंकि देखें, सीधी बात है, कौन वकील चाहेगा कि वो अपनी क्लाइंटेज खराब करे। लेकिन जजेस की एक डॉक्ट्राइन है कि 100 गुनहगार जो हैं वो बरी हो जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। सर ये गलत नहीं है क्या? देखें, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों पे बहस हो सकती है कि जजेस का जो, सारे जजेस नहीं, लेकिन कुछ कोर्ट्स हैं वो स्लो चलती हैं, कुछ लोअर कोर्ट्स के अंदर कुछ पेंडेंसी केसेस की ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी सही फैसलों का तयन नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमें बीइंग अ काउंसिल, क्योंकि देखिए ब्रिटिश लॉ जो है वहां पर एक निज़ाम है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रिटिश लॉ के अंदर वहां की जो कोर्ट्स जिस तरीके से वर्क करती हैं, टेलीफोन्स के ऊपर हियरिंग होती है। अच्छा। जी, टेलीफोन्स के ऊपर हियरिंग होके छोटे-छोटे जो क्लेम्स के केसेस होते हैं, गाड़ी का क्लेम हो गया, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया, उसके ऊपर कोई गाड़ी के ऊपर टिकट आया हुआ उसका क्लेम हो गया, वो क्लेम्स का डिस्पोजल विद इन 24 आवर्स होता है। यहां पर सबसे बड़ा मसला केसों की इल्तवा का क्या है कि अगर आप क्रिमिनल केसों में आ जाएं तो वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालान जमा करवाने में देर करती है, 2-2 महीने लगा देती है, 4-4 छह महीने। छह महीने सर। तो फिर कहीं ना कहीं सरकारी वकील जो है वो कुछ ना कुछ डिले टैक्टिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप वकील से, एक लॉयर्स और एक जजेस के, अगर आप उन नेक्सस से भी अगर हम हटें, उनका जो एक ताल्लुक है उससे भी हटें, लेकिन जो सेक्शन 173 है सीआरपीसी का वो कहता है 14 डेज में चालान आपको जमा करना है, जो चालान जो है जिसके अंदर पूरी चीजें जो है एक साथ लग कर आती है। लेकिन हमारी अफसोस के साथ ये प्रोसिक्यूशन की जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है कि वो चालान को टाइम पर जमा नहीं करवाते। चालान अगर टाइम पर आ जाए तो प्रोसिक्यूशन अपने केसेस को खुद प्रोलॉन्ग करती है। और अगर आप ये सोच लें कि कोई ना कोई बेगुनाह या कोई ना कोई गुनहगार बरी हो रहा है, सर फराज भाई, अगर कोई गुनहगार बरी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल मैं आपसे भी चले करता हूं। उसकी गुनहगार की रिलीज होने की जो सबसे बड़ी जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर आती है। तफ्तीश। अगर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन केस वीक बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि गुनहगार छूटेगा। और हम जजेस, लॉयर्स, वी आर बाउंड विद द सीआरपीसी, विद क्यूएसओ कानून शहादत एंड विद पाकिस्तान पीनल कोड। हम जो चीजें उसमें लिखी हैं हमें वो एक्सरसाइज करनी है। देखिए, नजरिया जरूरत आप पार्लियामेंट में निकाल सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में निकाल सकते हैं, बट व्हेन यू कम टू द कोर्ट, आपको जो जुडिशियल, जो स्टैट्यूटरी लॉज, जो केस लॉज, जो कॉमन लॉज लिटिगेशंस कहती हैं, पुरानी प्रैक्टिसेस रही हैं, रेफरेंसेस रहे हैं, आपको उसके तहत चलना है। यू आर बाउंड बिकॉज यू आर इन द कोर्ट। अगर कोर्ट भी जो है वो मसालिहत की, मीडिएशन की पॉलिसी इन केसेस में अपना ले तो आप मुझे बताएं फिर कोर्ट और बाकी मसालियती इदारों में क्या फर्क रहेगा। तो जब कोर्ट अपनी चीजों को एग्जामिन करती है तो कोर्ट तमाम कोड एंड प्रोसीजर्स, चाहे वो क्रिमिनल के हों, सिविल के हों, कानून शहादत हो, जितने प्रोसीजर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके तहत चलती है। तो अब इसके ऊपर ना वकील की जिम्मेदारी आपके सामने सर आती है, ना जजेस की आती है। बीइंग अ क्रिमिनल, आपकी प्रोसिक्यूशन मजबूत होगी, आप प्रोसिक्यूशन की सैलरीज इंक्रीज करेंगे, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। ये मैं वो बातें कर रहा हूं, देखिए तनकीद बराए तनकीद हर कोई करता है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जो है वो हर पाकिस्तानी का राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हमारे पास आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 को अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो ये मेरा राइट है कि मैं फ्रीली किसी भी चीज पे बात कर सकता हूं। तो जिस दिन हमने सिंध के अंदर बिलखुसूस, जिस दिन हमने अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर लिया, जिस दिन हमने उनकी इंक्रीमेंट्स लगा दिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थोड़े हाई कर दिए, और उसके साथ साथ हमने उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दिया जिसमें वो ये सोच सके। सबसे पहले तो आपका काम है लोकल इन्वेस्टिगेशन। आपको ये खत्म करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इन्वेस्टिगेशन कोई लाड़काना से आया हुआ अफसर करे, माजरत के साथ। लेकिन सर जिस दिन लोकल इन्वेस्टिगेशन आपकी होगी, जिसको पता हो कि गुलशन इकबाल के ब्लॉक 5 में कहां पर मर्डरर्स बैठते हैं,
कहाँ पर ड्रग सेलर्स बैठते हैं और कहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स बैठते हैं। जिस पुलिस को ये पता होगा, लोकल जब पुलिस का निज़ाम होगा सर, तो मैं भी देखता हूं कि इस मुल्क के अंदर या बिलखुसूस कराची के अंदर क्राइम कैसे होता है। और अगर क्राइम भी होगा तो प्रोसिक्यूशन ऐसी इंशाल्लाह होगी लोकली तौर पे कि वो लोगों को इंसाफ दिलाएगी। अगर आप खुद बताएं ना सर, अगर प्रोसिक्यूशन मजबूत हो, सारी चीजें हों, प्रोसिक्यूशन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो, तो फिर लोगों को क्या जरूरत है कि उनको असिस्टेंस के लिए, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने के लिए सरकारी वो जो वकील है सरकारी वकील के साथ छोड़ साथ दें, एक प्राइवेट वकील ऐसा करे। ही। कंप्लेनेंट को सरकारी वकील मिलता है, बिल्कुल। ये लीगल एड प्रोवाइड होती है। जब कंप्लेनेंट अपना मुकदमा दर्ज करती है तो थ्रू स्टेट होती है, तो जहां थ्रू स्टेट के रियासत के जरिए लग गया केस में, देन सरकारी वकील आपका आईनी कानूनी हक बनता है। लेकिन हमारे लोग प्राइवेट वकील इसलिए करते हैं कि उनको प्रोसिक्यूशन में भरोसा नहीं है। और ये कोर्ट है सर, कोर्ट में एक फैसला अगर हक में आना है तो एक फैसला अगेंस्ट आना है, उसकी भी अल्टरनेट रेमेडी कानून में प्रोवाइड है कि आप अपील अपर कोर्ट में, अपीलेंट कोर्ट में, हाई कोर्ट में सर, कर सकते आपकी बात से एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपके सरकारी वकील हैं, हैं। इनकी जी। तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया जाए और इनको और भी चीज़ें दी जाएँ। लेकिन क्या मतलब है फिर यही हम समझें कि इनकी तनख्वाहें कम होने के बाद वजह से ये लोग रिश्वत लेके केस के अंदर वो जान नहीं डालते जो डालनी चाहिए? देखिए, प्रोसिक्यूशन से पहले जो आपका सरकारी वकील होता है, जिसको हम कहते हैं एडीपीपी, एडीपीपी भी होते हैं, डीपीपी भी होते हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, जी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। उनसे पहले ये जिम्मेदारी है आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की या एसआईओ की, आईओ या एसआईओ। देखिए, केस वो बनाता है, जो केस वो बनाएगा, कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होगी उस चालान को एडमिट करने के लिए, तो कोर्ट उनको वापस रेफर कर देगी कि इसके अंदर फला फला सेक्शन, आप यू हैव टू इंक्लूड दीज सेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। प्रोसिक्यूशन की सैलरीज बिल्कुल कम है सर, आप कहीं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि प्रोसिक्यूशंस की, हमारे एडीपीपीस की सैलरीज कम है, नहीं है। और रिश्वत का जहां तक बात आ रही, देखें करप्शन आजकल बहुत से इदारों में हो रही है। हर इदारे में बहुत हर से। इदारे में, आप कह लें पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन है। हम कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड अभी जो सर्वे हुआ था उसमें पाकिस्तान की पुलिस और जुडिशरी जो है वो करप्ट तरीन एक इधर इदारों में आई थी। लेकिन हर शख्स भी एक जैसा नहीं होता। अब आप ये बताएं ना कि एक मजिस्ट्रेट, उनकी जो पर्क्स प्रिविलेजेस तनख्वाह मिला के 2,20,000 रुपए, पेट्रोल उनके पास नहीं, गाड़ी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, वो अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए गनमैन उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। जबकि अगर हम देखें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसकी पावर जो है वो मजिस्ट्रेट से कम होती हैं, डिप्टी कमिश्नर जिसकी पावर जो है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कम होती हैं, वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ओनर होता है। लेकिन आपने जिस दिन अपने पुलिस के इदारों को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को और अपनी जुडिशरी को मजबूत किया कि ये करप्शन का सवाल ही ना हो। क्योंकि देखें, हमें सबसे पहले इस चीज का तयन करना होगा कि हम अपनी अदालतों पे बड़े मजे से करप्शन के इल्जाम लगा देते हैं। सर, एक होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट होल्डर। सो जो आपकी कोर्ट्स हैं वो है पब्लिक ट्रस्ट होल्डर। तो पब्लिक ट्रस्ट होल्डर के ऊपर आप रिपोर्टेड थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं कि उनके बिल्कुल बहुत से मसाइल जजेस के भी हैं, बहुत से मसाइल प्रोसिक्यूशन के भी हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनकी सैलरी बढ़ानी होगी जिससे वो अंडर द टेबल किकबैक्स और करप्शन से बचे। चाहे वो ऊपर की हायरार्की से भी आप शुरू करें और नीचे तक जाएं। आपको जिस दिन इस इदारे को मुस्तहकम, आजाद और एक्सेस टू जस्टिस का आपने इदारा बना दिया, उस दिन आप, लेकिन उसके लिए आपको रिफॉर्म्स लाने होंगे, आपको उनकी सैलरीज बढ़ानी होगी, पर्क्स प्रिविलेजेस बढ़ाने होंगे और अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी। अच्छा सर, ये जो सरकारी वकील हैं, जी। क्या ये वाक़ई नाअहल हैं? और दूसरी चीज़ ये कि वाक़ई आवाम का जो आम शहरी है, इसका प्राइवेट वकील करवाना मजबूरी है? देखें, इसमें अहलियत या नाअहली की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सर, एक आपका, चीज़ है ना, जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ हुँ, कि अब मैं मुद्दई हूँ एक केस का। ठीक है। मैं जाता हूँ सरकारी वकील के पास कि यार मेरा केस ऐसे-ऐसे लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन एक आम शहरी और इतना बाशऊर शहरी होता है, उसको साफ दिख रहा होता है कि जिस तरीके से इसने केस को आगे से पेश करना है, ये उस तरीके से पेश नहीं कर रहा। हुँ। आखिर वो मजबूरन क्या करेगा? सरकारी वकील को छोड़ के प्राइवेट की तरफ ही जाएगा। इनके खिलाफ शिकायत-विकायत करने का कोई हमारे पास हक है कि नहीं है? सर, आपको मैं ये बताऊं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे रिफॉर्म्स आ गए हैं
कि आपके पास इवन के जजेस की शिकायत का भी एक फोरम मौजूद हो गया है। उसके साथ-साथ आपके पास वकीलों की शिकायत का भी एक मौजूद है फोरम, जिसको सरकारी हम वकील। सरकारी वकील हों, प्राइवेट वकील हों, सरकारी वकीलों का भी फोरम मौजूद है कि उनकी शिकायत आप अगर एडीपीपी हैं तो प्रोसिक्यूटर जनरल को उनकी शिकायत जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स को उनकी शिकायत जा सकती है और फिर जो इदारे उनके मखसूस बने हुए जैसे असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जो मोस्टली एटीसीज में होते हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जो हाई कोर्ट्स में होते हैं, इनकी शिकायत आप जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारों में लॉ मिनिस्ट्री में भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल्स को भी कर सकते हैं जो सूबे को पूरे सूबे के क्रिमिनल सेक्शंस को देखते हैं, उन तमाम लोगों को कर सकते हैं। इवन के हर अब आपने देखा होगा कि अब तो नया कानून पास हो गया कि एक लेमैन भी अगर चाहे जो आम आदमी है वो भी किसी के खिलाफ किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस ले जाके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में डाल सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। रिसेंट आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखी जिसमें कहा गया है कि भाई अब तो कोई भी जो है इंसान जाके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दे सकता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि सरकारी वकील ना अहल हैं या अहल हैं। देखिए, बहुत से सरकारी वकील अहल भी हैं और बहुत से सरकारी वकील ऐसे हैं जो एज पर नॉट द डिमांड ऑफ दैट कंप्लेनेंट, तो उनके लिए कानून के अंदर एक राइट दिया हुआ है कि आप कानून का सीआरपीसी का फला सेक्शन है उसके जरिए आप अपने वकील को अपॉइंट करके और उनको असिस्ट प्रोसिक्यूशन को कर सकते हैं। केस के अंदर जो आपका पर्सनल लॉयर जो होता है वो केस के अंदर प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करता है। अंडर सेक्शन 493 ऑफ सीआरपीसी उनके पास ये राइट है कि वो असिस्ट कर सकते हैं और उसकी वजह देखें ये होती है कि उनको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन का जो वकील है, प्रोसिक्यूटर जो है, उसको तो अपनी एक मंथली सैलरी मिलनी है। अब वो उस केस पे पूरा जो है अपना मेन मसला इनपुट दे या ना ना दे। दे। तो ये मसला सबसे बड़ा है कि उसको इसकी पता है। वजह से लोगों का थोड़ा-सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बन जाता है। फिर वो कहते हैं कि यार जब हमारे पास कानून में एक राइट मौजूद है अपना वकील करने का, तो हम क्यों ना अपना वकील करके इस केस में उनको असिस्ट करें ताकि वो वकील हमें डेली टू डेली उस चीज़ के कैचअप्स दे। सर बिल्कुल ऐसा ही है, सरकारी वकील को वही तनख्वाह मिलनी है, उसने केस में जितनी भी जान डालनी जी। है ना डाले। तो आम शहरी जो है, जो मुद्दई होता है, वो बोलता है कि यार मैं इतनी लंबी फटीक में क्यों पढूं, इससे अच्छा मैं एक अपना प्राइवेट वकील करूं, उससे मैं रोज़ाना केस की अपने अपडेट लेता रहूं। तो बिल्कुल। सर देख, इस चीज़ को अब कौन आके देखेगा, इस मामले को कौन सही करेगा, इनके ऊपर मॉनिटरिंग ऐसी की जाए कि अगर किसी सरकारी वकील के पास कोई केस आता है, उसका फ़ॉलो अप लिया जाए, उससे पूछा जाए कि हाँ भाई इस केस के अंदर आपने क्या किया, आपने मुद्दई के लिए क्या फ़ाइट की? देखें, इसमें एक वजह और भी है अपना प्राइवेट वकील करने की, वो ये है कि एक प्रोसिक्यूटर के पास बहुत सारे केसेस होते हैं। अब आपको पता है कि अगर एक एडीपीपी है, उसके अंडर मुख्तलिफ जो हैं वो थानों के केसेस उसके उसके पास आ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा एक हेक्टिक काम होता है कि इतने सारे केसेस को अकेले डील करना। तो इस वजह से भी प्राइवेट लॉयर्स आ जाते हैं क्योंकि वो ये जो कंप्लेनेंट होता है उसका एक ये बिलीव बढ़ जाता है कि जैसे आप अज्यूम कर लें कि एक एडीपीपी के पास 10 केसेस चल रहे हैं, तो आप होंगे या मैं होऊंगा बीइंग एन अग्रीव्ड या कंप्लेनेंट, उसका ये कहीं ना कहीं एक डाउट बढ़ जाएगा कि यार अगर इनके पास ये 10 केसेस चल रहे हैं तो मेरे केस को किस तरीके से पर्सनल कैपेसिटी में या फिर जी, बिल्कुल। फोकस होके देखेंगे। तो इस वजह से भी प्राइवेट लॉयर्स हायर हो जाते हैं कि वो एक केस को प्रॉपर तरीके से देखें, डील करें, डेली टू डेली अपडेट्स उनको दें। अब आपने बात की कि ये मसला कैसे हल होगा। देखिए, मसला इस तरीके से हल होगा कि आपको जुडिशरी के अंदर न्यूली अपॉइंट एडीपीपीस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। आपको तादाद इतनी रखनी होगी कि उन केसेस को या अगर आप उनके साथ तादाद नहीं रख सकते, तो फिर आप वहां पर एक ऐसी असिस्टेंट प्रोवाइड करें कि जो नए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, हु आर द ग्रेजुएट्स और हु आर टू बी द ग्रेजुएट्स, जो हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनका जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता, आप उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवा दें उन सरकारी वकीलों के साथ। इससे क्या होगा, दोनों लोगों के एडवांटेजेस बिल्डअप होंगे। जिसको इंटर्नशिप करनी है उसको एक रिकॉग्नाइज्ड इदारे के साथ इंटर्नी बना दिया जाएगा, सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा। और जिसके पास केसेस का फ्लो, सरकारी केसेस का फ्लो ज्यादा है, तो उसके सरकारी केसेस का फ्लो डिवाइड हो ऐसे जाएगा। ही। वरना फिर आप रॉयल्टी के ऊपर
रॉयल्टी के ऊपर आप जो है वो कुछ वकील ऐसे भी रख लें अपने साथ, जिस तरीके से हैं अदालतों में, एटीसीज में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे जिनकी टर्म यूज होती है पॉपर वकील। वो पॉपर वकील ये होते हैं कि जिसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके काम करते हैं और फीस उनको जो है वो सरकारी खजाने से जाती है या बाहर की तरफ से जाती है। तो ये तमाम मैकेनिज्म पे अगर सर काम हो गया फराज भाई, तो मैं नहीं समझता कि आपकी जुडिशरी कहीं भी लैक करेगी। हमारी लैकनेस ऑफ जुडिशरी की वजह सबसे बड़ी ये है कि हम किसी चीज को फोकस नहीं करते। हम तमाम इदारों को देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को देख रहे हैं, केएमसी को देख रहे हैं, सबको, लेकिन अफसोस के साथ जिस इदारे को मजबूत करना चाहिए कि जिससे रियासतें मजबूत होती हैं, वो उसके मतलब उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। और हसन भाई, एक सवाल ये है जी। कि मैं अगर अपने पर रखकर बात करूं, एक कराची में केस होता है, मैं मुद्दई बन जाता हूं। मुद्दई बनने के बावजूद ख्वारी तो अलग ही अलग है, उसके साथ साथ जेब से पैसा भी बहुत जाता है मुद्दई की। मतलब आप कोर्ट की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहां से रिश्वत शुरू होती है और एंड तक रिश्वत होती है। ये गलत अमल है, इसको मैं भी जो है कैटेगोरिकली जो है ये वो होती कैसे सर? थोड़ा सा, आप तो कोर्ट में होते हैं जी। तो थोड़ा सा देखिए, समझाएंगे। ये एक पूरा सिस्टम है और वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप उस सिस्टम को नहीं चैलेंज कर सकते। वजह उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब आपके इदारों के अंदर आप जो है, देखिए, सिर्फ जुडिशरी को अगर हम पर्सनली, अभी तो हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम जजेस को भी हटा दें, हम अगर लॉयर्स को भी हटा दें, प्रोसिक्यूशन को भी हटा दें, ये अमला सिर्फ और सिर्फ एक फाइल पहुंचाने तक के जो है 500 रुपए ले लेता है। एक गाड़ी की अगर आप एप्लीकेशन, गाड़ी की रिलीज का ऑर्डर पे साइन कराना है तो 1000 रुपए ले लेता है। और ये पूरा सिस्टम इसलिए चल रहा है कि, सॉरी टू से, बहुत से व्यूअर्स को अगर ये बात बुरी लगे, लेकिन एक पट्टे वाले से लेके एक रीडर तक जो बैठ रहे हैं, उनके माइंडसेट ये बन गया है, उनका ये एक माइंडसेट बन चुका है कि हमें जितना अंडर द टेबल मिले या बियॉन्ड देयर डिजायर्स मिले, वो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी खराबी हमारे अपने लोगों की भी है। उसमें फिर वो आप कह लें कि एक फैक्टर आ जाता है, एक अमीर एक गरीब। हमारे जो यहाँ पर 2% जो हमारी अशराफिया रहती है, उसको ये सिस्टम खत्म करना होगा कि अपने एक गलत इंटरेस्ट को गेन करने के लिए वो इतना पैसा अमले का ऊपर लगा देते हैं कि उसकी वो भूख जो है वो बढ़ जाती है। फिर वो हर शख्स को उस नजर से देखता है कि अगर आप भी जाएंगे तो वो बोलेगा कि यार, जब वो 5000 देकर गया तो ये भी 2000 रुपए देने का कायल होगा लाजमी। इस सिस्टम को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि जिस दिन हमारे कंप्लेनेंट्स, और ये सिर्फ कंप्लेनेंट की बात नहीं है सर, ये बात अक्यूज्ड की भी है, जो मुल्जिमान आते हैं, ये हर किसी की है। क्यों? क्योंकि वो जो एक रिलेशन है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके नीचे उसका सब इंस्पेक्टर, फिर रिमांड लेकर आने वाला जो कोर्ट के अंदर लोगों को पेश करता है जेल कस्टडी करवाने के लिए, वो वाला सिपाही, उसके बाद आप वहां से लेकर आप जब आगे की तरफ जाएंगे तो फाइल पेश करने वाला, फाइल पेश करके उस रिमांड को प्रोड्यूस करवाने वाला, रिमांड के ऑर्डर जब बनते हैं उनके, ये तमाम जो लोग हैं, ये अमला जो है सर, स्टेप बाय स्टेप, ये अमले की खराबी है जिसकी वजह से लोग अदालतों से भागते हैं। इस पे मेरी, बल्कि आपके चैनल के थ्रू भी गुजारिश होगी कि हमारी जो बार्स हैं, ऑनरेबल बार्स, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सिंध बार काउंसिल हो, एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस हो, उनसे भी मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि वो इन चीज़ों का जो है नोटिस लेकर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें। क्योंकि देखिए, अल्लाह के 100 नामों में से एक नाम वकील का भी है। मैं हक और सच की बात करता हूं, मैं वो बात नहीं करता कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना है। लेकिन अगर हक और सच की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अल्लाह के सारे नामों में से एक नाम अल वकील भी है, जो आपको इंसाफ दिलवाने वाला होता है, जो आपके लिए आगे लड़ने वाला होता है। तो जब वकील लड़ता है तो हमारी बार एसोसिएशंस को और काउंसिल्स को, ऑनरेबल बार काउंसिल्स को ये चाहिए कि इसका ये मैकेनिज्म बनाए कि ये अमले की करप्शन से उनको आसानी से निजात पड़े। सर, आपको क्या लगता है, जिस मातहत मोअज़्ज़ज़ जज के अंडर ये लोग होते हैं और जिस कोर्ट के अंदर ये बैठे होते हैं, उस मोअज़्ज़ज़ जज साहब को ये नहीं पता होगा कि ये तारीख लेने के भी पैसे लेते हैं, हाज़िरी लगाने के भी पैसे लिए जाते हैं? उनको क्या ये चीज़ें नहीं पता होंगी? देखें, जब एक आम शहरी, एक वकील, आप बैठे हुए हैं सामने, एक आम शहरी को ये चीज़ें पता हैं, तो ये जज साहब की कानों में ये चीज़ जाती होगी? देखें, इस चीज़ का आइडिया तो मुझे नहीं है, क्योंकि
अब हमारा काम है अपनी बीइंग अ काउंसिल अपने लोगों को जस्टिस अटेन करके देना, बिल्कुल। प्रोवाइड करना जस्टिस हमारे जजेस का काम है। तो ये जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूद जजेस साहबान जो बैठे हैं। सर एक नॉर्मल सी बात है ना, जी, हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें ये बात पता है। जज साहब वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जज साहब के पास जो पेशी करने के लिए बंदा आ रहा है, पेश हो रहा है, तो ये जज साहब को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। और अगर पता भी हैं या नहीं भी पता, चलें ठीक है, आप बोलते हैं कि आपको ये चीज़ का नहीं पता, मेरे इल्म तो में नहीं हाँ, है ये आपके चीज़, इल्म में मेरे नहीं इल्म है। में वैसे सर पॉसिबल नहीं है आपके इल्म में ना हो ये चीज़। नहीं, अगर मेरे इल्म में होती तो मैंने जितनी अच्छा, बातें आपसे कही तो उस पे भी मैं कर क्या लेता। आप अपील करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस साहब से कि वो इसके ऊपर ऐसा मैकेनिज़्म कोई बनाएँ कि अगर उनके अंडर के जो लोग नीचे बैठे हुए हैं या ये जो अमला है, इसके खिलाफ वो कार्रवाई करें? तो देखें, ऐसी एक इस मिसाल। पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे मेरी गुज़ारिश होगी मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान का तो नहीं है ये काम। मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान का काम जो है वो लोग बखूबी बिल्कुल। निभा रहे हैं, अपने चीज़ों को एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। उनका काम है फैसले देना, केसेस सुनना, अदालतों के अंदर जल्द से जल्द डिस्पोज़ल देना। ये सारे काम फ़ॉलो होते हैं जो कोर्ट की सुप्रीडेंट होते हैं, जो कोर्ट के रजिस्ट्रार्स होते हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार्स होते हैं, उनके अंडर अगर ये चीज़ फ़ॉलो होती है तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे गुज़ारिश है कि इस चीज़ का नोटिस लें और हमारे शहरियों को जो है इन चीज़ों से ताकि निजात मिले। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कराची की। हुँ, कराची में स्ट्रीट क्राइम आपको पता है, रोज़ बहुत बरोज़ ज़्यादा, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, आपके जो शहरी हैं पिछले 4 माह के अंदर 65 से ज़ायद शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सर असला लाइसेंस का बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, हमने देखा है कि असला हुँ, लाइसेंस बनाओ, चॉकिंग भी हुई। उसके बाद हमने देखा असला लाइसेंस पे भी रश लग गया। बिल्कुल। ये असला लाइसेंस है क्या चीज़? सर, इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊँ। देखें, कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स में जो मोबाइल स्नैचिंग है वो अरबों का कारोबार बन चुकी है। रोज़ाना 1000-2000 मोबाइल तो छिनते होंगे ऐसे ही है। और कम से कम भी एक मोबाइल का आप अगर लगाएँ तो रफली आइडिया रफ़ली आइडिया 25-30 हज़ार हो। 25-30 हज़ार रुपए 20,000 कर लें। तो वो 1000 मोबाइल से आप उसको ज़र्ब दे दें दिन के, करोड़ों रुपए चले 30 जाते हैं। दिन के आप उसको ज़र्ब दे दें और 12 महीनों से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हिसाब अरबों-खरबों में जाता है। तो ये तो एक चीज़ हमारे सामने द थिंग इज़ नेकेड इन फ्रंट ऑफ अस कि ये एक जिस तरीके से एक भिखारी ग्रुप, जो फ़कीर वाला ग्रुप है, जो भीख माँगता है, वो वाला ग्रुप, अब इसके साथ-साथ डकैत ग्रुप, ये एक्टिव हो गया। मैंने सिर्फ़ एक पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में आज से 8 महीने कबल, अगस्त 2023 के अंदर। वो पिटीशन बाद में डिसमिस कर दी। उस वक़्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे अहमद अली शेख साहब। उनकी बेंच, मोअज़्ज़िज़ बेंच वो केस सुन रही थी 2 रुकनी। उसके अंदर मैंने सिर्फ़ चंद चीज़ें पूछी थी और मैंने कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट जो है, वो सिर्फ़ आईजी साहब को या एडिशनल आईजी साहब को बुला के ये पूछ ले कि पूरी कराची में नफ़री कितनी है? पूरे कराची में नफ़री कितनी है? उन नफ़रियों को कहाँ-कहाँ तैनात किया हुआ है? कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम हुआ है? ये मेरा आर्टिकल 19 ए के तहत राइट है कि मैं किसी भी हवाले से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है मेरा। और आप उन तमाम लोगों की लिस्टें मंगवा लें कि वीआईपी प्रोटोकॉल मूवमेंट पे कितने लोग चल रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक फैसला दिया था, बड़ा ऑर्डर किया था सारे आईजीज के, सूबों के आईजीज को कि जितनी वीआईपी मूवमेंट चल रही है सबको खत्म किया जाए। एक बॉडी बना दी थी कमिश्नर कराची जिसको हेड कर रहे थे कि जिन जिनको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है उनको दें। उनको दीजिए। अब सिक्योरिटी चलें वज़ीर-वज़राओं को रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी चलें डीसीस को रिक्वायर्ड है, लेकिन कौन ये कहता है कि सिक्योरिटी जो है वो अगर एक मिनिस्टर का घर पे पाला हुआ कुत्ता अगर किसी गाड़ी के अंदर रीवो में सवार हो तो उसके साथ 2 पुलिस की मोबाइलें चलें? कौन ये कहता है कि कराची के पैसा लेकर आप उनके वज़राओं के बच्चे, तो क्या नाम, हम लोग बड़ा मशहूर एक केस है सही। शाहरुख जतोई जैसे कितने वडेरों के ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल मूवमेंट यूज होती है। कौन सा कानून, कौन सी अदालत ये कहती है कि वीआईपी मूवमेंट वजीरों की बीवियों के साथ 2 गनमैन, वजीरों के बच्चों के साथ जितने वज़रा हैं उनके बच्चों के साथ जो है वो 6-6 पुलिस की मोबाइलें, चीफ मिनिस्टर जहां रहेगा अगर उसकी 4 बीवियां चीफ मिनिस्टर की तो सबको कैंप ऑफिस बना देंगे आप। अगर प्राइम मिनिस्टर की 3 बीवियां हैं तो जिन जिन घरों के अंदर वो वाइफ्स उनकी रिजाइड करती हैं उन तमाम घरों को जो है आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का दर्जा दे देंगे। एक सदर जो प्रेसिडेंसी के अंदर रहता है
वो सदर जब कराची के अंदर उसका डीएचए में घर होता है उसको प्रेसिडेंसी का आप स्टेटस दे देते हैं, ये कहां कहते हैं? मैं ये पिटीशन लेकर गया, इसमें मैंने कहा कि सर जो डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल शहरों के अंदर होनी चाहिए, हमारे पास तो लिस्ट नहीं है कि इतनी रिक्वायरमेंट सिपाहियों की है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, फर्ज करें अगर शहर में रिक्वायरमेंट है 50,000 पुलिस पर्सनल की जो ड्यूटी पे जो कांस्टेबल डिप्लॉयड होते हैं और हमारे पास है 15,000, तो किस तरीके से होगी? सिटी वार्डन्स को आपने मफलूज कर दिया, वरना सिटी वार्डन एक बड़ा अच्छा निजाम इस शहर के अंदर चला था, जिससे लाहौर में डॉल्फिन फोर्स बाद में आई। सिटी वार्डन की कार्बन कॉपी डॉल्फिन फोर्स 2012 या फिर 10 के अंदर ये डॉल्फिन फोर्स अमल में लाई गई। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से चंद सवालात लेकर गया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो चीजें सुनी, उस पर उन्होंने नोटिस भी किए, सब चीजें किए, लेकिन कुछ चीजों की वजह से आपको पता है कि कुछ पॉलिसी मैटर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अफसोस के साथ मेरी उस पिटीशन को उस वक्त सही से नहीं सुना गया। ये मुझे मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा था ना, ये शहर कराची के लिए कर रहा था, अपने शहर के लिए कर रहा था, नहीं सुना गया। देखिए आर्टिकल 9 आइन का कहता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो शहरी की जो सिक्योरिटी है वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मे। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि शहर के अंदर कितने सेफ सिटी कैमराज हैं, अच्छा वो पिटीशन में किस पे लेकर गया था, इसका बैकग्राउंड था फहद नामी एक लड़का जो था वो जहां बहक हुआ था बलोच कॉलोनी के पुल। बिल्कुल ऐसा ही है, बलोच कॉलोनी के पुल से जब उसकी डेड बॉडी लेकर गए तो कोई कह रहा है ये टीपू सुल्तान थाने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई कह रहा है कि ये जो है फिरोजाबाद थाने की हुदूद है। तो सर शहर कराची वाले जब इस तरीके से मरते रहेंगे तो फिर दीवारों पर आज चौंकेंगे, कल जो है वो सरकारी इदारों की दीवारों के बाहर लाइसेंस बनाओ अपनी जान बचाओ की चौकिंगे हो जाएंगी, आप नहीं रोक सकते उसको। और लाइसेंस जो है वो हमारा आईनी कानूनी हक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस आईनी कानूनी हक है। हमें सेल्फ डिफेंस का राइट पाकिस्तान पीनल कोड भी देता है, हमें आइन भी देता है, हमें कानून भी देता है और हमें सबसे बढ़कर इस्लाम भी देता है। आपको ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी हम लोग हदीस के साथ साथ ये एक उनका कौल मुबारक कोट करते हैं कि उन्होंने कहा था कि अच्छे से अच्छी तलवार रखो, उस वक्त का यही असला उस वक्त का ये असला था। उसके साथ साथ जब 20 लोग खाने काबा में नमाज पढ़ते थे तो 20 लोग तलवार के साथ बाहर उनकी हिफाजत पे मामूर होते थे, उसके बाद वो 20 लोग नमाज पढ़ते थे तो दीगर 20 लोग उनकी हिफाजत। तो ये तो हमारा दीन कह रहा है कि आपके पास, हम अभी आइन को हटा देते हैं, हम अभी कानून को हटा देते हैं, हम अभी पाकिस्तान पीनल कोड को हटा देते हैं, ये सब तो बात की रेफरेंसेस है। आपका दीन इस्लाम कह रहा है कि आपका जान और माल का तहफ्फुज आपका जो है दीनी हक है। हम उसके ऊपर आज हो क्या रहे शहर के अंदर, माजरत के साथ आज शहर के अंदर यह हो रहा है कि अगर आप लाइसेंस वाला असला कैरी नहीं करो तो डकैत रोड पे मार देता है, और अगर आप लाइसेंस वाला असला कैरी करो तो फिर पुलिस रोक लेती है। अगर वो फिर पूछेगी भाई लाइसेंस ये वो नहीं होगा तो एफआईआर कर देगी। अब उनसे कोई ये पूछे चीफ मिनिस्टर साहब जब 144 लगाते हैं तो पुलिस की हो जाती है चांदनी। 144 आपको चाहिए होता है असले की नुमाइश के लिए। सही। अगर आपके पास 9mm पिस्टल है या 30 बोर पिस्टल है जो आपने अपने साथ हिडन वेपन है, हिडन वेपन के लिए 144 की क्या जरूरत है? हमारे कराची के शहरियों को, बिलखसूस सर मैं कराची की इसलिए बात करूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो कराची राइट, और कराची राइट का मतलब ये नहीं है कि वो महाजिर हो या उर्दू स्पीकिंग हो, इट मींस जो यहां खाता है, रहता है, कमाता है और यही दफन होना है। ये है डेफिनेशन कराची राइट की। वो तमाम लोगों के साथ पुलिस क्या कर रही है सलूक कि उनकी चांदनी हुई हुई 144 के ऊपर जो है झूठी एफआईआर काटी जाती है नाजायज असले की, उनका लाइसेंस जो है वो गलत तरीके से गायब किया जाता है, फाड़ा जाता है। जो बंदा अपने साथ वेपन कैरी ना करे, डकैत पकड़े, तो डकैत पकड़ने के बाद भी वो बेचारा अपने आप को थाने में जाके ऐसा फील करता है दैट ही इज अक्यूज्ड पर्सन। ऐसे ही उसका मोबाइल किसी और के ऊपर रख के एक सेलफोन चोरी हुआ, वो सेलफोन अगर वो उठाए और किसी डकैत के ऊपर पुलिस को लग जाए कि भाई ये सेलफोन इसने चुराया, वो फोन कोर्ट की केस प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब जब तक केस चलेगा वो मोबाइल जो है आपका मालखाने में जमा रहेगा, बंदा वहां सफर करता है। तो देखिए इसका एक मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, मैं अगर आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स में बताऊं, लोकल पुलिसिंग नहीं है सर। लोकल पुलिसिंग आपको करनी होगी एट एनी कॉस्ट। यू हैव टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स टू मेक द पुलिस सिस्टम लोकल।
आपको लोकल पुलिसिंग के साथ साथ यू हैव टू एम्पावर योर जुडिशियल सिस्टम, यू हैव टू मेक योर जुडिशियल सिस्टम फ्री। आपको जुडिशियल सिस्टम असर वसूख से हटा के बनाना होगा, आम शहरी को इंसाफ मिल आम सके। शहरी को इंसाफ मिलने के लिए। देखिए लोअर कोर्ट होता है फोरम इंसाफ देने का, अपर कोर्ट्स होती हैं अपील्स का प्रोसेस, बिल्कुल। जिनको आप अपीलेंट कोर्ट्स कहते हैं। लोअर कोर्ट से अगर आप इंसाफ दे देंगे तो शहरी को और मसला जाना नहीं ही होगा। पड़ेगा ऊपर। आपको इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे कल के, वरना यही होता है कि हम जैसे वकील, बहुत से मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान जो अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी बेचारे आपकी विटनेस बॉक्स में बैठ के इन चीजों का जो है वो जवाब दे रहे हो। अच्छा सर, एक आम सा सवाल आपसे, थोड़ा सा आम सा ही, आम शहरियों के लिए खास तौर पे, जी। तो इसको ज़रा समझाइएगा। कराची के अंदर इस वक्त आपको मैंने पहले भी बताया है कि असला रखना या असला लाइसेंस का ट्रेंड चल रहा है। जी, हमारा कानून असला लाइसेंस के बारे में क्या कहता है? हमारा कानून कहता है कि असला लाइसेंस आप अगर सिंध के अंदर कानून है 25 साल के अगर आप हो जाएं तो आप लाइसेंस कैरी कर सकते हैं। उसके लिए डीसी कोटा भी आजकल आया हुआ है, होम मिनिस्ट्री कोटा भी है, सीएम कोटा भी है। बहुत से लोग जो है वो लाइसेंस वाला वेपन कैरी कर रहे हैं। लेकिन मेरी शहरियों से गुजारिश है, खुदारा सिर्फ अपने शो ऑफ के लिए बलूचिस्तान लाइसेंस ना बनवाएं। बलूचिस्तान लाइसेंस तो हमने सुना है कि सर 2 नंबर है वो तो। सर बहुत से लोग, आपको पता है, शहर के अंदर बलूचिस्तान लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, जिसकी एंट्री करवा देते हैं डीसी ऑफिस या कंसर्ट पुलिस अगर स्टेशन में। कानूनन ये बात देखें तो लेकिन ये तो गैर कानूनी गलत है, क्योंकि देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है। अब अगर सिंध आर्म्स एक्ट है, वो सिंध में चल रहा है, तो वो बलूचिस्तान में तो नहीं एप्लीकेबल चलेगा। नहीं है ना। बलूचिस्तान का जो कानून है वो अगर सिंध में चल रहा है, वो बलूचिस्तान में चल रहा है, तो वो इस सूबे में एप्लीकेबल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा एम्पावर हो गया है, ऐसा ही है। अपने लॉस खुद बनाएगा, अपनी बजट खुद बनाएगा। चीज खुद प्रोविंशियल करेगा। फाइनेंस कमीशन हो या आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद यू हैव टू मेक पीएफसी। तो ये खुद मुख्तारियत जो प्रोविंसेस की आ गई हैं, तो शहरियों की भी गलती है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़ी मोदबाना, कि खुदारा ये सिर्फ अपने शो ऑफ के लाइसेंस के लिए आप लोग बलूचिस्तान लाइसेंस में ना पड़े। फिर अगर आप लीगली जो है वो कहीं ना कहीं स्टक होते हैं तो फिर वो आप जाने और कानून जाने। लेकिन अगर आप 25 साल के नहीं है तो यू हैव टू वेट टिल 25 अपने लाइसेंस के लिए। उसके बाद जाएं इदारों में, अपनी फोटोकॉपी दें एनआईसी की, आपको एक फॉर्म मिलता है लाइसेंस का कि कौन से वेपन का लाइसेंस बनाना है, वो दें। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अपना दें, वो आपका सीआरओ चेक करेंगे। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो दें, वेपन की तफसीलात फराम करें, कौन सा वेपन अपना बनवाना चाहते हैं, वो फॉर्म भरकर जमा करवा दें। सर आप तो लाइसेंस है। बहुत लंबी कहानियां बता रहे हैं। हमने सुना 75,000 रुपए दो असले डीलर को, 2 दिन बाद लाइसेंस ले लो। ये क्या सूरत हाल है? ये फिर आपने वही बात कर दी है कि जिस तरीके से अभी आपने कोर्ट के अंदर अमले की करप्शन तो आपने जो है वो हाईलाइट कर दी, लेकिन ये वाला जो डीलर है ये वाली करप्शन आपने हाईलाइट नहीं करी। अब आपने 75,000 रुपए के बाद 2 दिन का लाइसेंस का आपने कहा, जी। मेजॉरिटी में आपको आम लाइसेंस डीलर्स उठाकर ऐसे दिखाऊं, आप मेरे साथ चलें। 3 करोड़ का शहर है, 20 लाख लोगों के पास तो लाइसेंस होंगे। 1.5 से 2 लाख लोगों के साथ इसी 75,000 रुपए की एवज बहुत से डिफॉल्ट हुए। किसी को बलूचिस्तान लाइसेंस दे दिया है, किसी को जाली लाइसेंस दे दिया है, किसी की एंट्री नहीं हुई हुई। आप तो ये बहुत बड़ी, ये तो 75,000 आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आप 1500 रुपए दें, आपका लाइसेंस की जो वाउचर है वो भी भर दिए जाएंगे, लाइसेंस रिन्यू भी हो जाएगा आपका आम डीलर्स के पास से। तो सर ये एक पूरा नेक्सस है। फिर बदनाम हम जैसे जो है वो बैरिस्टर्स या फिर लॉयर्स होते हैं कि अमला जो है वो कोर्ट का खराब है, लेकिन ये डीलर्स जो हैं ये 75,000 में हमारे लोगों को पढ़ना नहीं आता। फिर जब वो फंसते हैं उसके बाद अगर केस के लिए वो लॉयर के पास जाएं, फिर वो फीस मांगे तो वो अफोर्ड नहीं कर सके। तो सर इसमें किसकी गलती है? हमारे चैनल के तवज्जुह से ये बात तो बताएं जरा कि पहचान क्या है असले लाइसेंस की, खास तौर पे कराची वालों के लिए। देखें अब तो आई थिंक क्यूआर कोड वगैरह भी आने लगा है। बिल्कुल आ गया सर, वो भी हमने सुना है। क्यूआर कोड भी आप हो तो डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो क्यूआर कोड जो है वो अगर आप स्कैन करें, अब इतना भी अंधी नहीं मची हुई मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं है, लेकिन क्यूआर कोड के अंदर अब आप जब करेंगे तो उसका पूरा डेटा, जैसे आप देखा होगा एक्साइज के अंदर आप ऑनलाइन डालें, बिल्कुल वो तो गाड़ी सर की पूरी डिटेल आ जाती है, ऐसी पूरी वेपन की डिटेल आ जाती आ है। जाती है, ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। ऑनलाइन के अंदर जो क्यूआर कोड है, बुक वाला लाइसेंस खत्म कर दिया ना, अब उन्होंने कार्ड वाला लाइसेंस वाला सर सिस्टम कर दिया है। वो कोई बनाता ही नहीं है। कौन सा? कार्ड वाला। देखें कार्ड वाला लाइसेंस ही तो मेन लाइसेंस है अब। सर वो बुक से आगे जाते नहीं है, बोलते हैं वजह पता है क्या बताते हैं, बोलते हैं यार इसके ऊपर पिस्टल चेंज करना पड़ गया
तो फिर कौन लंबी अब ख्वारी देखिए, नादरा के साथ अब करेगा? इसमें फराज भाई मेरी आपकी गलती तो नहीं है, तो शहरियों की गलती है, और शहरियों को जब तक मजा आ रहा है तो वो बुक वाले लाइसेंस का मजा एंजॉय करें। अच्छा चलें ठीक है, हमने लाइसेंस बना लिया। जी, लाइसेंस के साथ ये दफा 144 क्या चीज़ है? स्टेप वाइज देखिए, चलते हैं। दफा 144 होती है किसी भी नफ्स अमन को रोकने की, कि सही। जहां पे 3 से 4 से ज्यादा लोग जमा हो जाएं तो वहां 144 नाफिज करके उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रियासत के पास होता है। कि नफ्स अमन जो होती है, अनलॉफुल असेंबली जिसको आप कह लें, उसको रोकना या फिर असले की नुमाइश को रोकना। कि आपने आजकल देखा ट्रेंड चला हुआ है कि रीवो के बाहर जो है वो लोग गार्ड। 223 राइफल, 222 हम्म, राइफल, एसएमजीज, जो महंगे से महंगा जदीद असला है वो लेकर ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसे ही है। उससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल रहा है। सही है। तो उसके ऊपर ये एक 144 की एप्लीकेबिलिटी करी थी कि दिस 144 इज एप्लीकेबल, कि जो लोग असले की नुमाइश करते हैं गलत तरीके से, अनलॉफुल किसी के ऊपर असले की नुमाइश, तशहीर, या फिर एक से ज्यादा गनमैन गाड़ी के अंदर मौजूद हों पीछे की तरफ और असले को वो लहराते हुए लेके जाएं, ये गैर कानूनी अमल इसलिए है क्योंकि डेडली आर्म वेपन से पूरी दुनिया में खौफ व हिरास ऐसा ही है। रहता है। अच्छा सर, मैं जो दफा 144 की बात कर रहा हूँ जी, वो एक परमिट बनता है जो, बिल्कुल बनता है ये 140। क्या चीज है? देखिए 144 परमिट जो है, इसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी राय होगी, लेकिन मेरी राय ये है कि 144 परमिट आपको जरूरी तब है जब आपको अपने साथ बड़ा वेपन कैरी करना है। अच्छा, जी, लेकिन अगर हमने आप देखा है आजकल ऐसे ये सूरत देखिए, ये हाल है। गलत किया जा रहा है, ये शहरियों को गलत कानून में उलझाया जा रहा है। एक बात बताएं, एक पिस्टल है, वो अगर मैंने यहां पर लगाई हुई है और मेरा कोड जो है वो पैक्ड है, तो वो तो हिडन वेपन हो गया ना। अब हिडन वेपन के लिए 144 की क्या जरूरत है? आजकल पुलिस ये बहुत अफसरान जो ये हैं, पुलिस जी, एहलकार जो हैं, रोड के ऊपर अगर किसी के पास असला लगा हुआ है उसको रोक लिया, ठीक है, रोकने के बाद उसने लाइसेंस भी दिखा दिया तो छूटते ही बोलते हैं 144 कहाँ है, फराज भाई, परमिट कहाँ है आपके पास फराज भाई, रोड पे चलने का, ये ये थोड़ा गलत क्लियर अमल करें। है, ये गलत अमल है। अच्छा, आपके पास लाइसेंस है भाई, लाइसेंस क्या चीज है? ये हाँ ना फिर। 144 का परमिट सिर्फ यहाँ है। यूएस में आपको मैं बताऊं, यूएस और साउथ अफ्रीका के अंदर आप बड़े वेपन बगैर लाइसेंस के कैरी कर सकते हैं, छोटे वेपन्स के लिए लाइसेंस चाहिए। पूरी दुनिया में लाइसेंस मांगा जाता है। यहां पर अफसोस के साथ हमारी नाअहल पुलिस 144 मांगती है, जबकि यही पुलिस की एक लिस्ट अगर आप उठा लें तो कितने ऐसे सिपाही, कांस्टेबल्स या फिर हेड मॉरल्स मैं दिखाऊं जो लाइसेंस किराए पर असला डकैतों को फराम करते हैं। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं कि हमारे शहर के अंदर एक ये भी बिजनेस है कि आप जो है वो किराए पर असला दो। ये तो भाई पुलिस एहलकार दे दो। पुलिस एहलकार दे रहे, कितने लोग पकड़े गए अभी बीच में आपके सामने, कितने लोग पकड़े गए? 144 आप देखिए ना, हम न्यूज देखते हैं, मैं कानून को भी हटा देता हूं, हम न्यूज देखते हैं सारे, वी आर वेल अवेयर, कराची की आवाम बाशऊर है। उस न्यूज में क्या कहा जाता है कि शहर कराची में दफा 144 का निफाज कर दिया है। बिल्कुल ऐसा, दफा असले की नुमाइश पे 144 की निफाज के बाद असली की नुमाइश पे पाबंदी पाबंदी लगा होगी। दी। तो जब असली की नुमाइश पे पाबंदी हो गई है तो यहाँ वाले असली की नुमाइश कैसे होगी जब वो नजर नहीं आएगा? लेकिन इन्होंने आजकल ये दिमाग बनाया हुआ है और कहते हैं रोकने के बाद नहीं, वो रोड परमिट है आपका एक किस्म का, आप लेकर चलने की इजाजत आपको 144 देता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 144 आपको लेके चलने की इजाजत दे रहा हो तो फिर आप बड़ा वेपन कैरी करें, बड़े वेपन की नुमाइश देखें ना, कैरी परमिट। बिल्कुल, कैरी भाई, रोड परमिट क्या है? घर गाड़ी को ही है। एक बात बताएं, रोड परमिट मतलब एक बड़ी एक अजीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है। घर को रोड परमिट कहेंगे, ऐसे ही है। इस कमरे को, स्टूडियो को रोड परमिट कहेंगे। रोड परमिट कहा जाता है कि जब आप सड़क पे मूव करेंगे, बिल्कुल, मतलब वही है ना रोड आप परमिट। आसान अल्फाजों में अगर मैं आपकी बात जो समझ किसी पा रहा हूँ, असले को, हिडन वेपन को, पिस्टल हो गया, रिवॉल्वर हो गया, छोटा असला अगर आप कहीं पर लगाकर छुपा के कैरी कर रहे हैं, गाड़ी की सीट के नीचे रखकर कैरी कर रहे हैं जिससे पब्लिक में खौफ व हिरास नहीं फैल रहा, तो उसके लिए या फिर वो वेपन किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मेरी नाकस राय के अंदर उसके लिए 144 की जरूरत नहीं है। 144 की निफास तब है जब आप असले की नुमाइश करें, बड़े वेपन को कैरी करें। एसएमजी का अलग परमिट बनता है, अगर आप एसएमजी लेके घूमेंगे उसका परमिट इंटीरियर मिनिस्ट्री से मिलता है। ऐसे ही राइफल्स का परमिट बनता है, सिक्योरिटी गार्ड जो लेके घूमते हैं उनके लिए भी कहा है ना, आपने तो देखा था ओडो साहब जब एडिशनल आईजी थे, इन्होंने 144 लगवा दिया था, सीएम ने 144 लगाया, इन्होंने इंप्लीमेंटेशन भी कर दी। फिर यही चीज मैंने उजागर करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आप जो सिक्योरिटी एहलकार है उनके ऊपर तो एग्जेम्पशन दें। अब अगर एक तो वो लोग हैं जो शो ऑफ के लिए सिक्योरिटी वाले लेके घूमते हैं, एक वो लोग हैं जिनको सिक्योरिटी की नीड है,
तो उन्होंने एक ये एग्जेम्पशन निकाली थी कि बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड हो जिसका कैप मौजूद हो, गले में कार्ड हो और वेपन का अथॉरिटी लेटर हो, वो अपने साथ बड़ा वेपन कैरी कर सकते सर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हैं। जी। असला ले लिया हमने, ठीक है, हम्म, और लाइसेंस भी बना लिया। अब हम निकल गए सड़क पर, डकैत आ जाता है सामने से जी। और अल्लाह हमें फौकियत देता है, हम डकैत को मार देते हैं। हम्म। उसके बाद हमारा कानून हमें क्या कहता है? देखें, इसके ऊपर एग्जामिनेशन हुआ जाता है कि आप उस वक्त सेंस ऑफ आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो क्या था, मेंटली आप स्टेबिलिटी आपकी थी या नहीं थी, कितनी दूर से वाकया हुआ, डकैत के साथ आपकी वो क्या हम लोग कहते हैं ना कन्वर्जन। रेजिस्टेंस ऑन द रॉबरी, कि आपकी डकैत के साथ कोई ऐसी झड़प हुई हो जिसमें उसने आपके ऊपर वेपन पॉइंट आउट किया और आपने वेपन, अगर आपने उसको इस तरीके से मारा हो कि एक बड़ी, देखिए कानून है, वो कानून के अंदर बड़ी जो है वो आप कह लें कि वो जो वायर्स होती हैं, जिसके पेचीदा वायर्स जो होती हैं ना, उस तरीके का कानून सेंसिटिविटी रखता है। अगर आपने उसको एक्सटेंडेड बॉडी कॉज की है कि उसको आपने जान से मारा है, अगर उसके अंदर भी फिर कैटेगरीज हैं, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 99 और सेक्शन 100 अगर लोग पढ़ लें, नहीं पढ़ेंगे तो मैं अपनी इंटरप्रिटेशन के आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर इंटरप्रिटेशन करके वीडियो दूंगा कि अगर आपने उसको बददियानती के ऊपर मारा है या फिर उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके ऊपर सेक्शन 101 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, आपकी जान के ऊपर भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। बहरहाल अगर आपने गलत तरीके से बदनीयती के ऊपर नहीं मारा और एक्सचेंज ऑफ पॉइंटेशन ऑफ द वेपन या फिर एक्सचेंज ऑफ फायरिंग, दोनों के तबादले के अंदर वो हुआ है जिसमें ये चीज वाकई ही क्लैरिफाई हो जाए कि ये सेल्फ डिफेंस है, तो कानून आपको राइट देता है। सर कोई तो हद होती होगी कि मतलब आगे से जो आपके ऊपर डकैत आ रहा है उसके पास पिस्टल होना मौजूद है, क्या चीज़ है, आपने सेल्फ डिफेंस किस वक्त आपके ऊपर लाजिम हो जाता है कि हाँ आप सेल्फ डिफेंस में सामने वाले के ऊपर लाजमी नहीं कि उसको मारना है या उसको इंजर्ड करना है? देखिए, सेल्फ डिफेंस आप पे उसी वक्त आपके ऊपर जो है लाजिम हो जाता है कि जब आपने देखा कि सामने वाले ने आपको वेपन से जो है वो डराया है, तो आप उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि आपने निकाला और शूट कर दिया है। किसी ने अगर आपके ऊपर वेपन पॉइंट आउट किया है और आप एट दैट टाइम यू बिकम अंडर ड्यूरेस, आप डर के अंदर आ गए, तो वो आप उस वक्त अपने सेल्फ डिफेंस के पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ फायरिंग के अंदर आपकी गोली उसको लग गई और उसकी गोली जो है आपकी उसकी गोली मिस हो गई, अब मिस होने के बाद कहां लगी कहां नहीं ये मैं आगे अभी बताता हूं, उस पे वो मौके पे जो है वो एक्सपायर हो गया, उसमें फिर उसके बाद से रिकवरी ऑफ वेपन होना जरूरी है। अच्छा, असला लाजमी असला रिकवर। लाजमी रिकवर हो, बगैर रिकवर असला नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा सेल्फ डिफेंस में मारा गया। बिल्कुल। आपके पास जो वेपन है उसका आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, जिस वेपन से मरा है वो बंदा जो डकैत है, मुलजिम है, कोई भी है, वो उसका लाइसेंस आपके पास होने लगा जरूरी है। और अगर वो गोली मिस हुई है, आपको नहीं लगी, तो वो किसी दीवार में लगी होगी, किसी आपकी गाड़ी के ऊपर लगी होगी, विंड स्क्रीन पे लगी होगी, किसी राहगीर को लगी होगी, कहीं ना कहीं तो गोली लगी होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि फायर हुआ है और गोली हवा पे भी जाती तो बिल्कुल नीचे नीचे आता है तो आती कोई है। ना कोई जख्मी होता है। तो उसकी होल और प्लेस ऑफ इंसिडेंट का जो जाए वकुआ का जो मुआयना होता है, तफ्तीशी मुआयना, वो होना जरूरी है। उसके बाद अगर ये चालान के अंदर चीज वाजे हो कि ये बंदा जो था ये हैबिचुअल ऑफेंडर था, फिर सबसे बड़ी बात, जिसको मारा है आपने वो अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, डकैत है, तो उसका सीआरओ में भी नजर आ लाजमी होगा। जाएगा कि इसके ऊपर कितने केसेस पहले हुए हैं, बरी है नहीं है, केसेस चल रहे हैं, बेल पे है नहीं है। तो उसके बाद फिर ये काम आपकी इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का, कि वो केस कैसे बनाकर इसके ऊपर करती हैं। और जब आपको ये फील हो जाए एट द टाइम कि आपके साथ कुछ सस्पिशियस एक्ट हो रहा है, कि फर्ज करें मैं अपनी गाड़ी में फैमिली के साथ जा रहा हूं, पीछे से मुझे लगता है कि समवन इज फॉलोइंग मी, कि कोई मेरे पीछे और मुझे फॉलो कर रहा है, एट सून दैट टाइम, उसी वक्त आप जो है इमीडिएटली 15 को इन्फॉर्म करें। 15 को कॉल करके 15 से हमारे लोग उसकी एंट्री लेना भूल जाते हैं, कॉल एंट्री ऑनलाइन जनरेट होती है, हाँ। उस 15 की कॉल एंट्री जनरेट करें। वो जनरेट होगी, पुलिस से पूछें बार बार कितनी देर में 15 आ रही है, फॉलो अप लें। जब वो चीजें आप पूरी चीजों की कंप्लायंस करेंगे, फिर ये मामला कोर्ट में जाता है, उसकी एग्जामिनेशन होती है, आया कि ये सेक्शन 99 100 में फॉल होता है नहीं होता है,
इसने जो इसको मारा है, जो एक्सटेंट जो है जीबीएच ग्रीवियस बॉडी हार्म दिया, एक्सटेंड टुवर्ड्स द डेथ, वो जो है वो किस मैटर के अंदर फॉल होता है, इसकी सेंसिटिविटी सीरियसनेस क्या है कानून की रोशनी के अंदर, वो जब सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन और कंप्लायंस होती है, फिर आपके ऊपर ट्रायल चलने के बाद फिर जो भी कोर्ट का फैसला हो, लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, आपके पास से मरने वाले के पास से जो भी अक्यूज है, जैसे मैंने पहले बताया, वेपन रिकवरी, उसका फायर हुआ है तो होल, किसी गाड़ी पे सवार होगा, बाइक पे सवार होगा, वो बाइक गिरी होगी, बाइक गिरी नहीं है, गिरी है, उस बाइक की रिकवरी होती है, बाइक नहीं गिरी, किसी साथी के हमरा है तो तो फरार हो गया। साथी फरार हुआ है, तो वो साथी फरार होने की आप स्केच बनवाएं कि वो साथी किस तरीके होगा। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर है। और वरना तो आपको पता है कि आजकल बांध के मारने के बाद पुलिस वाले गलत मुकाबले शो कर देते हैं और उसके बाद बड़ी इंक्वायरी के अंदर रिलीज हो जाते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक आपको ये सारी टर्म्स फॉलो करेंगे तो आज़ाद शहरी भी बन के घूमेंगे और पावरफुल, फंडामेंटल पावरफुल शहरी भी बन के घूमेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई। नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर हसन साहब और इन्होंने बड़ी डिटेल्स में बातें बताई कि कराची का जो आम शहरी है वो अगर असले का लाइसेंस लेकर असला लेकर घूमता है और वो अगर किसी डकैत को मार देता है तो उसको क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।